प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। आप लोग को उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग कुशल होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रखने में खुद भी अहम रोल अपना रहे होंगे, दूसरों को भी स्वस्थ रखने में मदद कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने आप को अपडेट भी कर रहे होंगे। इन्हीं विश्वास के साथ, इसी आस्था के साथ आज हम संसद का जो पार्ट सेट 1 था 10 क्वेश्चन आपके समक्ष रखे थे। उम्मीद किए हैं कि उम्मीद ऐसा किए होंगे कि आपको जैसे पसंद आया होगा, उम्मीद कर रहे हैं ऐसा, और आगे भी उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आए। और इसी आज हम कुछ 10 नए क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जो हॉट जो क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बराबर आते हैं एग्जामिनेशन में। तो संसद पार्लियामेंट का 10 क्वेश्चन सेट 1 और सेट 2 क्वेश्चन में नंबर 1 क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है। संप्रभुता मतलब क्या? संप्रभुत्व, संपन्न मतलब कि सभी प्रकार के अधिकारों से परिपूर्ण, सभी प्रकार के अधिकारों से परिपूर्ण किससे प्राप्त हुई है, किसमें प्राप्त है, किसमें निहित है। भारत की संप्रभुता सिर्फ किसमें निवास करती है? तो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत की जनता में कि भारतीय संसद में। तो भारत की संप्रभुता निवास करती है भारत की जनता में, भारत की जनता में ही निवास करती है। भारत की संप्रभुता जनता में निवास करती है। भारत की संप्रभुता मतलब भारत की संप्रभुता मतलब कि सभी प्रकार के अधिकारों से पूर्ण, उसके अधिकार में किसी भी बाहरी देशों का, बाहरी ताकतों का, बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं। एक कहाँ पर हुआ है? एक किस में निहित करता है? तो जनता में निहित करता है। किस में करता है? तो जनता में। तो भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? तो वह है भारत की जनता में। संप्रभुता मतलब समझ गए कि सभी प्रकार के अधिकारों से परिपूर्ण, मतलब भारत की जनता को अपने अधिकारों को संचालित करने के लिए किसी बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप प्राप्त नहीं लेना होता है। वह खुद मालिक है, खुद यहाँ का अपना मालिक है। अपने द्वारा ही क्या करता है कि अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजता है, प्रतिनिधियों पर कंट्रोल करता है। ये सारा कुछ जनता के द्वारा ही होता है। इसलिए भारत की संप्रभुता निवास करती है किसमें? भारत की जनता में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में राज्यों और उसके संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल नाम में बदलाव करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ऑप्शन देख रहा है आपको, तो वह अधिकार है संसद को। संसद ही क्या कर सकता है? किसी भी राज्य का नाम में चेंज कर सकता है, किसी के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि अनुच्छेद कितना में? 3 में कि किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ोतरी करना, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है किसे? तो भारतीय संसद को। मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही किसी भी राज्य का नाम चेंज हो सकता है, क्षेत्रफल चेंज हो सकता है, उसका सीमांकन वगैरह बदल सकता है। तो ऑप्शन आपके समक्ष रखे हैं क्या कि प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो सॉरी, ये दिया गया है, किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन संसद का सदस्य नहीं होता है फिर भी संसद में बैठने का हकदार होता है? आपको बताया भी गया था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी संसद में बैठने का अधिकार रखता है। आप लोग रिकॉल करेंगे, आप लोग याद करेंगे, आपको याद आ जाएगा। तो वह है अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी
जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल, जिसे अनुच्छेद कितना में 76 में इसका लिखा गया है। परंतु भारत के महान्यायवादी जो बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, वो बैठते हैं अनुच्छेद 88 के तहत। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी संसद में बैठने का हकदार होते हैं। वह प्रथम ऐसे व्यक्ति होते हैं देश के जो संसद के मेंबर नहीं होते हुए भी संसद में बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, परंतु वोटिंग में भाग नहीं लेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, मतदान नहीं करेंगे, वह बैठ सकते हैं। संसद में दो ही ऐसा व्यक्ति हैं जो संसद का मेंबर नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। पहला तो अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी कितने अनुच्छेद के तहत? 88 के तहत। और ऐसे भारत के अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद 76 होता है। 88 के तहत संसद में बैठ सकते हैं महान्यायवादी, भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, परंतु इसमें वोटिंग नहीं दे सकते। दूसरा व्यक्ति है उपराष्ट्रपति, जिसको राज्यसभा के सभापति भी कहते हैं। राज्यसभा के सभापति भी कहते हैं। राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, फिर भी वह राज्यसभा का संचालन करते हैं, वह गैर सदस्य हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है कि ऐसे कौन से सदस्य राज्यसभा में हैं जो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हुए भी राज्यसभा को संचालित करते हैं? तो उसका उत्तर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो गैर मेंबर होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। पहला भारत के महान्यायवादी और दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने समय तक संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने समय तक राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई भी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, आपको जो बताए थे कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश जारी रह सकता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने तक रह सकता है, परंतु राष्ट्रपति का अध्यादेश संसद के चालू होने के 6 सप्ताह तक, कितने सप्ताह तक? 6 सप्ताह तक जारी रहती है। 6 सप्ताह के अंदर ही पास करना होता है। अगर राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश है, अध्यादेश कानून अगर संसद पास नहीं करेगी 6 सप्ताह के अंदर, तो वह कानून स्वयं ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति का आदेश मतलब कि ऑर्डिनेंस जब संसद कार्यवाही में नहीं होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा कार्यवाही नहीं करते हैं, जब उनका कार्यकाल नहीं चल रहा होता है, उनकी कार्यावधि नहीं चल रही होती है, तो किसी भी कानून को, महत्वपूर्ण कानून को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऑर्डिनेंस, अध्यादेश कानून के माध्यम से भी वह कानून का निर्माण अधिकतम 6 महीने के लिए कर सकता है, परंतु उसे 6 सप्ताह के अंदर संसद के द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो जानी चाहिए, अन्यथा राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया अध्यादेश कानून समाप्त हो जाता है। तो आपको अध्यादेश कानून के बारे में बताए थे कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत रखा गया है अध्यादेश कानून को कि 6 सप्ताह के अंदर संसद के द्वारा उसको पास हो जानी चाहिए, नहीं तो समय सीमा के पश्चात तो स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसका उत्तर कितना होगा? 6 सप्ताह। तो अध्यादेश कानून निकालने का पावर किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को केंद्र में और राज्यपाल को राज्य में। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? आपको बता भी चुके हैं क्वेश्चन में कि कोई भी धन विधेयक है, इसकी घोषणा कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस धन विधेयक की घोषणा करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा घोषणा की जाती है कि संसद में पेश किया गया विधेयक धन विधेयक है। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है।
अगला है किस विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? मतलब ज्वाइंट मीटिंग किस विधेयक में बुलाएंगे? तो आपको वीडियो में जाकर के आप लोग क्लास में ज़रूर देखें। इसके विधेयक में जो विधेयक संसद का जो विधेयक टॉपिक है उसकी में आप देखें कि किस वीडियो में बताया गया है कि उस वीडियो में बताया गया है कि संयुक्त बैठक किस विधेयक के पास नहीं होने के कारण होता है। तो सामान्य विधेयक अनुच्छेद 107 सामान्य विधेयक नहीं पास होने की स्थिति में ही राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है और संविधान संशोधन विधेयक में भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। खाली किस में बुलाई जाती है? सामान्य विधेयक में। सामान्य विधेयक अनुच्छेद 107 में ज्वाइंट मीटिंग राष्ट्रपति के द्वारा ये अनुच्छेद बताए थे। अनुच्छेद 108 के तहत के द्वारा बुलाई जाती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं बुलाई जाती है। या आपको ये भी बताया गया है, आप जरूर देखेंगे इसको कि विधेयक टॉपिक में ज़रूर देखेंगे। आपको वहाँ पर पूरा फुल ट्यूटोरियल मिला हुआ है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप ज़रूर देखेंगे एक बार जा कर के। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि संसद की वह कौन सी समिति है जो धन खर्च हो जाने के पश्चात जांच करती है? समितियां में बताए थे कि ऐसी एक समिति है जो धन के खर्च हो जाने के पश्चात जांच करती है कैग के माध्यम से। कैग एक संस्था है, बताए थे, एक संस्था है, उसके माध्यम से जब धन खर्च हो जाता है तब उसके उपयोगिता की जांच करती है कि वह धन सही जगह खर्च हुआ है कि नहीं। वह कौन सी समिति है? वह है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति ही जांच करती है जब धन खर्च हो जाता है तब। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं और इसके अध्यक्ष अभी आपको सब बताया हुआ है। वहाँ पर अभी अधीर रंजन चौधरी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। और यही लोक मतलब क्या? पब्लिक। लेखा मतलब ऑडिट, जनता से संबंधित कार्यों का ऑडिट की जांच करने वाली कमेटी है कौन सी? लोक लेखा समिति, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं। लेकिन लोक लेखा समिति में राज्यसभा के मेंबर को वोट देने का अधिकार नहीं है। सिर्फ कौन वोट देंगे? लोकसभा को ही देने का कि इसमें है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अभी किनको बनाया गया है? अधीर रंजन चौधरी को। बदलते रहते हैं, ये सारा बताया हुआ है। पर क्वेश्चन आया हुआ था आपको, यहाँ पर हम कुछ इसको भर्ती करवा दे रहे हैं, रिकॉल करवा दे रहे हैं। ऐसे पुनः जाकर के आप लोग वीडियो को जरूर एक बार वॉच करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय पदों को सृजन करने का अधिकार रखती है? ये राज्यसभा में मिलेगा आपको, राज्यसभा के ट्यूटोरियल में मिलेगा कि राज्यसभा को 2 ही कार्य हैं महत्वपूर्ण, बाकी सब तो लोकसभा के बराबर है। एक अनुच्छेद 249 में है क्या कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का कानून बनाना, राज्य सूची के राज्यों के लिए कानून बनाना। और एक और कार्य क्या है कि अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय पदों को
सृजन करने का अधिकार भी दिया गया है, करने का अधिकार दिया गया है। बहुत आता है क्वेश्चन कि नई, नई मतलब नया, अखिल मतलब ऑल, इंडिया, पद मतलब पोस्ट, मतलब कि नया नया जो ऑल इंडिया पोस्ट है, सरकारी पोस्ट है, इसको कौन निर्माण करता है? सृजन मतलब निर्माण करना, तो वो करता है राज्यसभा। वो कौन करता है? राज्यसभा। कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 312 के तहत नए नए सरकारी पोस्ट को सृजन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो वह दिया गया किसको? राज्यसभा को दिया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए टोटल मेंबर का कितना भाग होना आवश्यक है, तभी आपको विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। तो विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल संख्या का 1/10 भाग होनी चाहिए। मतलब अभी 545 मेंबर है, 1/10 मतलब कितना? 55 सदस्य होंगे, तभी आपको विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। अन्यथा सरकार पर डिपेंड करती है कि विरोधी दल की मान्यता देगी कि नहीं देगी। पर आपको अगर कुल संख्या का 1/10 भाग अगर आपके पास हो गया है, तब आपको विरोधी दल की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। लास्ट एंड 10th नंबर क्वेश्चन है कि संसद की किस समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं? लोकसभा भी कहते हैं। लोक लेखा समिति को, लोक उद्यम समिति को, अनुमान समिति को कि प्रवर समिति को? किस समिति को लघु लोकसभा भी कहते हैं? तो लघु लोकसभा कहा जाता है किसको? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है कि किस समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है? तो वह कौन समिति है? लोक लेखा समिति को भी लोक लेखा समिति को भी लघु लोकसभा कहते हैं। यह समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता से रिलेटेड कार्यों को कंट्रोलिंग करती है। तो लोकसभा में जनता को चुन के भेजे जाते हैं, इसीलिए इसको लघु लोकसभा भी कहा जाता है। किसे? लोक लेखा समिति को। तो आज हम आपके समक्ष सेट 2 में 10 क्वेश्चन आपके समक्ष टॉप 10 क्वेश्चन पिछले बार भी लाए थे, सेट 1 में भी लाए थे, सेट 2 में भी लाए थे। अगले कुछ हम नए टॉपिक के साथ पॉलिटी में आएंगे, आपके समक्ष रखेंगे। तब तक अपने आप को अपडेट रखते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। इन्हीं चंद बातों के साथ अपना आज का क्लास यहीं समापन करते हैं। कल को अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।